आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे अध्याय विद्युत रसायन को। तो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने समझा था फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है बच्चों, जिसमें हमने बोला था किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, किसी इलेक्ट्रोड पर यानी एनोड पर या कैथोड पर जमने वाले पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित किए गए आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। और हमने कुछ सूत्र पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था बच्चों W बराबर क्या पढ़ा था, ZQ। ये पहला सूत्र था, जहां Z क्या था, E बटे 96,500, तुल्यांकी भार बटे 96,500। यानी कि इसे हम ऐसा भी लिख सकते थे EQ बटे 96,500। ठीक है ना, ये दो फार्मूले थे। फिर अगर मैं Q को धारा में परिवर्तित करूं, आवेश को धारा में परिवर्तित करूं, तो फार्मूला क्या बनता है बच्चों, EIT बटे 96,500। ये एक और सूत्र बनता था। या यहां से बन सकता था ZIT, ऐसा भी बन सकता था, ये भी हमने पढ़ा था। एक और पढ़ा था मोलों की संख्या गुणित n फैक्टर। ठीक है ना, जो कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी होती है। इसे हम ग्राम पूरा मिलाकर के ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी लिख सकते हैं। बराबर क्या था बच्चों, IT बटे 96,500। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले थे हमारे पास, जो शायद आप लोगों को याद हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो चलिए आज इस वीडियो में आपको ये याद होने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि संख्यात्मक प्रश्न। तो पहले ये फॉर्मूले यहाँ पर मैं साफ कर देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में से। जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर 900 ग्राम एल्यूमिनियम एकत्रित करने के लिए, यानी मुझे एल्यूमिनियम का भार दिया है बच्चों कितना, 900 ग्राम। देखिए, न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहला काम होता है प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। दूसरा काम होता है प्रश्न में जो वैल्यू हमें दी गई हैं उनको पहले लिख लेंगे हम। फिर तीसरा काम होता है हमें देखना है कि उन वैल्यूज के बीच में जो दी हुई है और जो निकालना है, क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है, तो बस वो फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो W बराबर ये है। एकत्रित करने के लिए 125 एम्पियर की धारा, मतलब यहाँ पर करंट दिया हुआ है, धारा दी हुई है कितनी, 125 एम्पियर। धारा कितने समय तक प्रवाहित की जाएगी, यानी कि टाइम आपको बताना है। ठीक है ना, क्या इससे संबंधित हमारे पास कोई सूत्र है बच्चों, बिल्कुल है। क्या है सूत्र हमारा, W EIT बटे 96,500। पढ़ा है ना हमने ये, बिल्कुल सही। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर I तो है मेरे पास, T निकालना है, W है, बात है E की। E यानी तुल्यांकी भार। क्या निकालना है बच्चों हमको, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार का सूत्र हमने पढ़ा है क्या, अणुभार बटे संयोजकता गुणांक। क्या पढ़ा है इसका, अणुभार बटे संयोजकता गुणांक यानी कि n फैक्टर। अब n फैक्टर कभी भी निकालना हो तो अभिक्रिया को हम जरूर लिखा करेंगे। जैसे Al2O3 है, इसका जब विद्युत अपघटन हम कराने जाएंगे तो पहले तो ये आयनाइज होगा, आयन में ब्रेक होगा, आयन में टूटेगा, Al3+ और O2- आयन बनेंगे ना ये। अब देखिए इसमें से कैथोड में कौन जाएगा बच्चों, Al3+, और ये वहां जाकर के क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा एल्यूमिनियम। अब एनोड में ऑक्सीजन जाएगा, लेकिन अभी मैं उसकी अभिक्रिया नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ऑक्सीजन के बारे में ना तो दिया है ना याद करना है, तो लिखने का कोई फायदा है ही नहीं। चलिए अब देखिए इसका ये तुल्यांकी भार एल्यूमिनियम का, तो अणु भार कितना है इसका, तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणु भार, एल्यूमिनियम का अणु भार है बच्चों 27 बटे, यहाँ पर n फैक्टर, जितने इलेक्ट्रॉन लेकर के ये एल्यूमिनियम बन रहा है वही इसका क्या है, n फैक्टर। तो कितने, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो n फैक्टर हो गया 3, यानी कि इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया बच्चों, 9 ग्राम। आता है समझ में। चलिए यहाँ पर अब हम इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यू रख देंगे। E की जगह कितना हो गया 9, W की जगह यहाँ पर हम कितना रख देंगे बच्चों 900, और I की जगह कितना रख देंगे 125, T यानी कि टाइम बटे 96,500 कर देंगे इतना। चलिए
अब इसे हम करेंगे कैंसिल, ये 9 से 9 एकम 9 और ये 100 बार कैंसिल होगा। फिर 25 से इसे कैंसिल करेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। 5 से इसे कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 दिया 15, 0 0। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये आ जाएगा गुणा में यहाँ, वहां बचेगा टी अकेला, यानी टी आएगा बच्चों 19,300 गुणे 4। अब बस गुणा हम कर देंगे, कैसे करेंगे आपको आता है इतना तो। 4 दिया 12 की 2, 5 1, 4 नाम 36 और 1 37, बच गए 3, 4 एकम 4 और 3 7। इतने सेकेंड लगेंगे बच्चों। ध्यान रखें यहाँ पर यूनिट से सावधान, कुछ घरों के सामने आपने पढ़ा होगा कुत्तों से सावधान, लेकिन जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ यूनिट से सावधान, क्योंकि कभी भी हम एक न्यूमेरिकल जब करते हैं ऐसा यूनिट में करते हैं, जो आंसर आता है वह भी ऐसा यूनिट में आता है। समय आया, अब अगर मैं इसको मिनट लिख देता तो बस पूरी मेहनत पानी में गई। क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट है समय की क्या, सेकेंड। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर काय में आएगा बच्चों, सेकेंड में आएगा। आती बात समझ में? तो चलिए फटाफट इसे नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, अम्लीय जल से 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है। यानी कि यहाँ पर धारा I का मान कितना है बच्चों, 5 एम्पियर। टाइम यानी कि समय कितना है, 30 मिनट। ठीक है ना, 30 मिनट का समय है। और आगे क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस का भार, यानी कि जब जल अम्लीय जल का हम विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस का भार और ऑक्सीजन गैस का आयतन जो कि एकत्रित होगा एनोड और कैथोड में, वह हमें बताना है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं, जल का जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस और साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती ना। अब इसके ऑक्सीकरण और अपचयन की अलग अलग अभिक्रिया हम लिख सकते हैं। इसका जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण तो क्या होती है बच्चों अभिक्रिया, H2O से क्या बनता है, O2 गैस बनती है और साथ में बनता है 4H+ आयन और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये मुक्त करता है, होता है ना। चलिए फिर इसका अपचयन जब होता है वो हम देखते हैं। तो अपचयन में क्या होगा बच्चों, अपचयन की अभिक्रिया होगी, H2O से बनेगी हाइड्रोजन गैस और साथ में बनेगा 2OH- और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये जुड़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये तो हम जानते हैं पहले से। अब प्रश्न का पहला भाग है कि कितनी हाइड्रोजन एकत्रित होगी, उस हाइड्रोजन का भार। तो हम बताएंगे बच्चों, W बराबर क्या होता है, हमारा सूत्र है EIT बटे 96,500। तो चलिए इसमें मान रखते हैं E यानी तुल्यांकी भार, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं बच्चों, हम यहाँ देखेंगे। हम सूत्र है हमारे पास अणुभार बटे N फैक्टर। क्या है सूत्र हमारा, अणुभार बटे N फैक्टर यानी कि संयोजकता गुणांक। तो यहाँ पर अणुभार हाइड्रोजन का होता है 2, ठीक है, H2 है, H का हाइड्रोजन, H का एक परमाणु का अणुभार होता है 1, H2 गैस है तो उसका हो गया अणुभार 2 बटे N फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है, इसका N फैक्टर कितना होगा 2, यानी कि इससे तुल्यांकी भार आ जाएगा 1। ठीक है ना, 1 ग्राम क्या होगा बच्चों इसका तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे। I कितनी धारा दे रहे हैं हम, 5 एम्पियर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। T यानी कि समय कितना है, 30 मिनट का समय है, इसे हम सेकेंड में बदल लेंगे 60 से गुणा करके, तो ये सेकेंड में हो जाएगा बटे 96,500। समझ में आता है? चलिए अब इसे थोड़ा सा हम हल करेंगे। ये हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 नाम 45 और 5 दिया 15, ये हो जाएगा। और 3 से होगा क्या, नहीं होगा। चलिए खैर, अब इसे हम लिख देंगे कितना बच्चों, 6 या 18 बटे ये कितना हो जाएगा 193 ग्राम। अब आप इसे हल करके दशमलव में भी लाते रहेंगे, वो काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए फिर ये तो हो गया हाइड्रोजन का भार, वेट ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन का भार।
अब मुझे बताना है ऑक्सीजन का आयतन। ऑक्सीजन का आयतन बताने के लिए ये अभिक्रिया मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ ताकि हमारे पास जगह हो। तो बताइए हमने क्या सीखा था बच्चों, हाइड्रोजन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, हाइड्रोजन के ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होंगे, ऑक्सीजन के ग्राम तुल्यांक। ये हमने पहले ही सीख लिया था, इसीलिए मैं बोल रहा था ये सारी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। तो हाइड्रोजन के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन के मोल, NH2 लिखता हूँ मतलब उसके मोल है ये, है ना, गुणित इसका n फैक्टर यानी संयोजकता गुणांक। किसका n फैक्टर, हाइड्रोजन का, गुणित O2 के मोल और O2 का n फैक्टर यानी संयोजकता गुणांक। ठीक है ना। चलिए मोल किसके, हाइड्रोजन के, तो दिया हुआ भार बटे अणु भार, भार कितना आया बच्चों 18 बटे 193, ये हो गया भार, बटे अणु भार, तो नीचे ही गुणित 2 कर दूंगा मैं, तो अणु भार क्योंकि हाइड्रोजन का 2 होता है, गुणित हाइड्रोजन का n फैक्टर, अभी हमने अभिक्रिया में बताया था इसका n फैक्टर कितना होगा 2, और ऑक्सीजन का मोल, ये तो हमें चाहिए है, इसकी ज़रूरत है हमको, गुणित ऑक्सीजन का n फैक्टर। तो बताइए बच्चों ऑक्सीजन का n फैक्टर कितना होगा, जैसा कि आपने देखा होगा उसमें जब हम अभिक्रिया लिखते हैं तो उसे संतुलित करने के लिए कितना करते हैं हम, 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो n फैक्टर उसका कितना होगा 4। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं हम 2 से ये 2 तो गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन के जो मोल आने वाले हैं वो कितने आएंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 18 बटे 193 और ये नीचे आ जाएगा 4 गुणित में, इतने मोल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आ गए क्या ऑक्सीजन के मोल। देखिए अब कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फिर एक बार मोल आ गए तो क्या इससे हम ऑक्सीजन का आयतन नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं STP पर। तो STP पर O2 का आयतन कैसे निकालेंगे बच्चों, आयतन STP पर आयतन का सूत्र होता है मोल गुणित 22.4, मोल कितने आ चुके हैं 18 बटे 193 गुणित 4 गुणित 22.4। अब इसे हल कर लीजिए, जो आएगा वह आंसर लीटर में आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा हूँ, आप लोग इसे करिए, फिर इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। हो गया, तो चलिए बोर्ड में साफ करता हूँ और हम समझते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का प्रथम नियम हमने समझ लिया, उससे जुड़े हुए 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए। अब आप लोगों का एक काम बनता है कि आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो आप करिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए प्रथम नियम जो होता है वो ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है और उसमें थोड़ी सी मैथ हमें ज़्यादा करनी होती है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। द्वितीय नियम भी इम्पोर्टेंट है लेकिन कंपेरेटिवली प्रथम नियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे हम फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, दूसरा नियम। तो देखिए इसने बोला कि अगर मैं 2 या 2 से अधिक सेल लूँ, मान लीजिए ये एक सेल लिया मैंने, ठीक है, ये एक सेल लिया, इसमें कैथोड और एनोड मैंने बना दिए इस तरीके से, ठीक है, और कोई विद्युत अपघट्य मैंने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर ले लिया मैंने ZnSO4, तो पक्का है कि मैंने इसमें जिंक की या कॉपर की किसी न किसी धातु की ही रॉड ली होगी। और इसी तरह का मैं दूसरा सेल लेता हूँ, इसमें भी कोई विद्युत अपघट्य का विलयन मैंने ले लिया, मान लीजिए इसमें लिया मैंने CuSO4 और इसमें वही हमने 2 इलेक्ट्रोड बना करके 2 धातु की छड़ें इसमें हमने डाल दी, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए एक और मैंने ले लिया, 3, 4, 5 कितने भी आप ले सकते हैं, इसमें मैंने मान लीजिए ले लिया AgNO3, क्या ले लिया बच्चों इसमें AgNO3, ठीक है, और इसमें भी मैंने क्या किया 2 धातु की छड़ें डुबा दी। अब इन तीनों सेलों को मैं क्या करूँगा, श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जोड़ूंगा, ठीक है ना। श्रेणी क्रम क्या होता है आप लोग जानते होंगे, मतलब इसका जैसे एक ये मान लीजिए इसका एनोड है, ठीक है,
तो इसके एनोड से मैंने इसके एनोड को जोड़ा और इसके एनोड से इसके एनोड को जोड़ा और ले जाकर के इसे जोड़ दिया बच्चों किससे, एक बैटरी से। ठीक है ना। तो इस तरह से इसे हमने जोड़ दिया। अब आगे क्या कर रहे हैं हम, इसके कैथोड को इसके कैथोड से जोड़ा और इसके कैथोड को इसके कैथोड से जोड़ा और ले जा करके इसे हमने जोड़ दिया किससे, बैटरी के दूसरे सिरे से एक कॉपर वायर के द्वारा। तो यानी मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, मैंने 2 या 2 से अधिक, 3, 4, 5 कितने भी ले सकते हैं, 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा और विद्युत धारा दे रहा हूं। अगर मैं इन तीनों पर समान विद्युत धारा समान समय तक दे रहा हूं तो तीनों में समान तुल्यांकी भार एकत्रित होगा। यही है फैराडे का द्वितीय नियम। क्या बच्चों, एक बार फिर से सुनिए, 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यदि समान मात्रा की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो उन पर एकत्रित होने वाले, एनोड या कैथोड में एकत्रित होने वाले द्रव्यमान का तुल्यांकी भार समान होगा या उन पर समान तुल्यांकी भार एकत्रित होगा। ठीक है ना। यानी मैं क्या बोलूँगा, इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर जो ZnSO4 है इसका तुल्यांकी भार किसके बराबर होगा, CuSO4 के तुल्यांकी भार के बराबर। और एक्चुअल में देखे जाए, थोड़ा सा ऐसे मैं और अच्छे से बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए इसके कैथोड में कौन एकत्रित होगा, Zn2+, तो जो जिंक इकट्ठा होगा यहाँ पर, तो मैं क्या बोलूँगा, एकत्रित होने वाले जिंक का तुल्यांकी भार एकत्रित होने वाले कॉपर के तुल्यांक है, क्योंकि ZnSO4 का तो विलयन है, एकत्रित कौन हो रहा है, जिंक, कॉपर और वहाँ सिल्वर। तो जिंक का तुल्यांकी भार, यहाँ पर जो कॉपर एकत्रित हो रहा है उसका तुल्यांकी भार और यहाँ पर जो सिल्वर एकत्रित होगा इसका तुल्यांकी भार, ये समान होंगे। ठीक है ना। इस तरह से बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि यदि 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान मात्रा की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो सभी सेलों के एनोड या कैथोड, यानी इसके एनोड को इसके एनोड से, इसके एनोड को इसके एनोड से, या इसके कैथोड को इसके कैथोड से, इसके कैथोड को इसके कैथोड से, या इनको आपस में भी कर सकते हैं। क्यों, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एनोड का तुल्यांकी भार जो होता है वो कैथोड के तुल्यांकी भार से बराबर होता है ना। तो सभी सेलों के एनोड तथा कैथोड में जमे हुए पदार्थ का तुल्यांकी भार समान होता है। बहुत आसान है बच्चों, ये तुल्यांकी भार समान होता है। ठीक है ना। तो ये होता है फैराडे का द्वितीय नियम। एक बार ध्यान से समझिए, यदि 2 या 2 से अधिक सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस तरह से मैंने आपको बताया, एवं समान मात्रा की धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं तो उनके इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड या एनोड पर एकत्रित पदार्थों के तुल्यांकी भार समान होते हैं। यहाँ पर जिंक का जितना तुल्यांकी भार एकत्रित होगा
उतना ही तुल्यांकी भार कॉपर का एकत्रित होगा, उतना ही तुल्यांकी भार सिल्वर का एकत्रित होगा। आता है समझ में? तो चलिए बच्चों, ये हमने पढ़ा फैराडे का द्वितीय नियम, और इसी के साथ हमने हमारे इस अध्याय विद्युत रसायन के दूसरे भाग यानी विद्युत अपघटनी सेल को समाप्त कर लिया है। लेकिन इससे संबंधित आप लोग न्यूमेरिकल्स करके देखना, आपकी बुक्स में बहुत आसान होते हैं, सीधे हम तुल्यांकी भार का सूत्र लगा सकते हैं। तो ये आप लोग करिए, ये आपका होमवर्क है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस अध्याय के तीसरे भाग यानी कि सुचालकता या जिसे हम संचालन कहते हैं उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।